हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जो हमारे जेआईबी एग्ज़ाम से पहले 50 डेज रिमेनिंग है, इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और 50 मार्क्स एटलीस्ट पाने के लिए किस तरह का एफर्ट लगा सकते हैं, उससे रिलेटेड इन वीडियोस में आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द आई एंड आईएफएस कंपोनेंट, जिससे क्वेश्चंस प्रीवियसली आईआईबीएफ के द्वारा पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ कौन से ऐसे कंपोनेंट पार्ट्स हैं जहां पर जिससे आपको क्वेश्चंस आगे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। साथ में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए वो भी हम देख रहे हैं, राइट। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो एडुटैप हैज कम अप विद द मास्टर कोर्स, जिसमें आपको चारों कंपोनेंट्स जो जेआईबी एग्जाम के उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कोर्स में कवर किया गया है, राइट। एंड इस मास्टर कोर्स में 15-15 मिनट्स के शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है। साथ में यू हैव फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विज आपको अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स, एंड ऑल्सो लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम। सो कंप्लीट अच्छे से जो है अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये चारों जो कंपोनेंट्स, इसमें से लेट से कोई एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स आपके क्लियर हैं तो बाकी कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल कोर्स भी आप ले सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द लाइव क्रैश कोर्स, जहाँ पे लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है जो हमारा पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलेंगे लाइव क्रैश कोर्स में, बट रिमेनिंग एवरीथिंग ऑफ द मास्टर कोर्स आपको दिया जा रहा है। ओके, JIB 75 कोड इज दैट यू शुड यूज टू एनरोल इनटू मास्टर कोर्स। यहाँ पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द ऑफर्ड अमाउंट। ठीक है, तो यू कैन वेरी क्विकली डू दिस। अब चैप्टर 17 पिछले दो सेशंस में हम डिस्कस कर रहे हैं, वी विल बी फिनिशिंग दिस नाउ। ठीक है, ये पार्ट 3 है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। लंबा चौड़ा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अच्छे से हम रिवाइज इसको जो है पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसमिशन कैसे मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द टूल्स वी हैव सीन। अब ट्रांसमिशन मॉनेटरी पॉलिसी का कैसे होता है ये हम देख रहे हैं। यानी कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट 4% सेट किया है और इसको इंक्रीज़ किया 5%, तो क्या ये चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बैंक के कार इंटरेस्ट लोन में। इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं, ये वाला प्रोसेस, ये जो है दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ओके, तो अगर ये इंक्रीज हुआ है तो बैंक के भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होने चाहिए, बट आर दे एक्चुअली इंक्रीजिंग, सो दैट इज व्हाट इज ट्रांसमिशन। तो उसके लिए बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसको किस तरीके से असेस किया जा रहा है, कार इंटरेस्ट रेट्स, दैट हैज़ टू बी नोन। तो ये इंटरेस्ट रेट्स अगर रेपो रेट से कोई लिंकेज रख रहे हैं देन ओनली इट विल हैपन, है ना। तो देखते हैं कैसे कैसे इंटरेस्ट रेट्स का बेसिस इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट BPLR जो है ये एक प्रोसेस था सो एज टू कैलकुलेट दिस इंटरेस्ट रेट्स। देन बेस रेट आया, फिर MCLR दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। अब EBLR जो है वो लेटेस्ट एंड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। ठीक है, लेटेस्ट मेथड है एंड यही यूज़ किया जाता है इंडिया में एज पर RBI नॉर्म्स। एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट EBLR। तो क्या डिफरेंस है इन सभी में, किस तरीके से ये चारों जो हैं इंटरेस्ट रेट्स जो बैंक्स के हैं स्पेसिफिकली उनको असेस करने में, कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम BPLR की बात करें तो लेंडिंग रेट है जो बैंक्स चार्ज करते हैं। बेस रेट नाम से पता चल रहा है कि इससे नीचे, इससे कम जो है इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन्स नहीं देने। लेट से मेरा भतीजा है, मैंने उसको लोन जो है नॉर्मली 5% पे देना है, बट आई हैव गिवन द लोन एट 2% ओनली। यू कैन नॉट डू दिस, बैंक्स यूज टू डू दिस इस पर्टिकुलर टाइम पे, वो करते थे, अपने हिसाब से सेट किया और फिर दे दिया। तो यू कैन नॉट डू दिस, बेस रेट मीन्स इससे कम RBI अलाउ नहीं कर रहा है आपको लोन देने के लिए इंटरेस्ट रेट पे। अब MCLR में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर यहाँ पर तो इन्होंने कह दिया कि हाँ ऐसे ऐसे कैलकुलेट करो, इससे कम नहीं होना चाहिए। BPLR में कहा था कि सही सही करो, इट इज़ अप टू यू कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं दिया, यहाँ पे एक सजेस्टिव फॉर्मूला, यहाँ पर जो है इंटरनल एक फॉर्मूला दे दिया गया एंड इंटरनली फॉर्मूला में जो यूनिट्स है, वैल्यूज़ है, वो आपको डालने हैं। ठीक है, RBI ने एक फॉर्मूला दे दिया 1+2+3 ऐसे करके आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो। तो ये 1 का वैल्यू कितना है, 2 का, 3 का वैल्यू कितना है, वो बैंक असेस करेंगे। सो इट वॉज एन इंटरनल रेट। ठीक है, टेनोर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क है ये, दैट इज वाई टेनोर लिंक्ड मीन्स ओवरनाइट जो आप दे रहे हो लोन्स, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है वो अलग है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का अलग इंटरेस्ट रेट होगा।
ये सारे पब्लिश किए जाते हैं बाय द बैंक्स रेगुलरली। अब ईबीएलआर क्या है, ये तो इंटरनल हो गया कि क्या 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 वैल्यूज आपको पुट करने हैं यहाँ पर, हम बैंक्स खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। बट ईबीएलआर इज एक्सटर्नल बेंचमार्क। ठीक है, एक्सटर्नल बेंचमार्क में सबसे पहले लेट्स से रेपो रेट आपका 5% है, तो इसमें थोड़ा सा ऐड करो। ठीक है, ऐड करने के बाद यू बी गेटिंग द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, 5% में 1%, तो दिस विल बी 6% इंटरेस्ट रेट, तो ऐसा। ठीक है, तो ये तो कौन डिसाइड करेगा, एक्सटर्नल है, आरबीआई विल डिसाइड, दैट इज व एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड इन ये जो है लेंडिंग रेट है। ये बेंचमार्क्स इसमें क्या क्या होंगे कि क्या रेपो रेट में ऐड करेंगे और कुछ होगा जो ऐड करेंगे, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय एफबीआईएल विच इज़ अ फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड। और ये चेंजेस करने हैं ऐसा जनक राज आरबीआई के द्वारा एक स्टडी ग्रुप बैठाई गई थी कि ये इंटरनल रेट ये सब नहीं चलेगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क होना चाहिए, तो जनक राज स्टडी ग्रुप ने बताया ये। इंट्रोड्यूस बीपीएलआर 2003 में हुआ था, ये 2010 में, 16 में एमसीएलआर एंड 19 में ईबीएलआर। एम इसका ट्रांसपेरेंसी करेक्ट प्राइसिंग लोन्स का है, ट्रांसपेरेंसी एंड रिव्यू होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए बेस रेट, ट्रांसपेरेंसी एंड रिव्यू एंड पब्लिशिंग बेस रेट, ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा करके एमसीएलआर का भी है। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट ईबीएलआर का मेन एम है। अब कंपोनेंट्स क्या है बीपीएलआर के, कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि अगर आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको वो पैसा कलेक्ट करने में डिपॉजिट्स के लिए कितना पैसा लगा, और आपके एक्सपेंसेस कैसे, जैसे ट्रांसपोर्ट करना है मनी को एक जगह से दूसरे जगह, फिर ये करना है वो करना है, तिजोरी में रखना है, तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। एंड मिनिमम मार्जिन, कितना प्रॉफिट जो है वो बैंक कमाना चाहता है। अब बेस रेट में यू विल सी कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, सेम थिंग मिनिमम मार्जिन। एमसीएलआर के कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स है, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स कैलकुलेट करने का मेथड थोड़ा सा अलग। इसके साथ सेकंड थिंग इज नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। ठीक है, सीआरआर इज द रिजर्व रेशियो, एंड इसको जो है मेंटेन करते हैं बैंक्स विद आरबीआई। जब भी आप किसी को लोन या पैसा देते हैं तो यू एक्सपेक्ट कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट मुझे मिले, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ मिले, बट थोड़ा समय के लिए लोन वहाँ पे दिया जा रहा है, आरबीआई को पैसे दिए जा रहे हैं, बट आरबीआई इज नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट, तो ये नेगेटिव कैरी हो गया ना, यानी कि नेगेटिव हो गया फॉर द बैंक कि इंटरेस्ट ही अर्न नहीं कर रहा है ऑन दैट मनी। सो इट विल ऐड दिस थिंग टू द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आपने तो नहीं दिया, मैं कस्टमर्स से वसूलूंगा, तो इंटरेस्ट रेट में ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी है बैंक्स की वो ऐड करेंगे, एंड द टेनोर प्रीमियम, यानी कि अगर बैंक्स को इंकरेज किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म के लोन्स दें, बट लॉन्ग टर्म के लोन देने पे बैंक फंस जाते हैं बिकॉज उनका पैसा जो है फंस जाता है, एंड देन दे कैन नॉट गिव फर्दर लोन्स, या फिर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें वेरिएशंस नहीं आ रहे, मार्केट इंटरेस्ट रेट 6%, 7%, 8% हो रहा है, आपने लॉन्ग टर्म लोन दे दिया 5% पे, तो वो फिक्स्ड है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो टेनोर, इस वजह से लॉन्ग टर्म लोन देने पे बैंक को थोड़ा जो लॉस होता है वो भी हम इंटरेस्ट रेट्स में ऐड करेंगे, तो टेनोर प्रीमियम उसे कहते हैं। और ये सारा कुछ पब्लिश होगा 136 मंथ्स के फ्रीक्वेंसी पे। अब कौन कौन से बेंचमार्क्स एक्चुअली ईबीएलआर में इंक्लूडेड है, तो ये पूछा जा सकता है। रेपो रेट है गवर्नमेंट का, 3 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, तो ट्रेजरी बिल क्या होता है हम आगे देखेंगे। गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स होते हैं जनरली, ठीक है, लेस देन 1 ईयर के। तो 6 मंथ्स ट्रेजरी बिल का जो यील्ड है, यील्ड मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो भी मिल रहा है। ओके, सो ऑल दिस थ्री थिंग्स आर द बेंचमार्क्स, आई होप दैट इज क्लियर नाउ। और भी कोई जो है सजेस्ट किया जा सकता है एफबीआईएल के द्वारा, कोई इश्यूज है क्या इसमें, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं सजेस्ट किया गया, बीपीएलआर से कम में भी लोन दे दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे एक सजेस्टिव फॉर्मूला दिया बट फिर भी दे आर नॉट फॉलोइंग। अब इंटरनल बेंचमार्क है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन एमसीएलआर, एंड यहाँ पे एक्सटर्नल बेंचमार्क ही है, इसीलिए लाया गया जनकराज इंटरनल स्टडी ग्रुप के द्वारा। नो दिस इज द कंटिन्यूएशन क्वेश्चन में पूछा हुआ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट में इसमें से कौन सा चीज़ जो इंक्लूडेड है। एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन कैश रिजर्व रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनोर प्रीमियम, चारों ही इंक्लूडेड है एज वी हैव सीन, सो डी विल बी द राइट आंसर। सिमिलर क्वेश्चन अगेन अक्टूबर में भी आया था, एंड banks are not required to publish internal benchmark MCLR for which of the following maturities। MCLR किसके लिए पब्लिश नहीं करना है, कौन से मेच्योरिटी के लिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, ठीक है, तो 2 मंथ्स का रिक्वायर्ड नहीं है, सो बी विल बी द राइट आंसर। 136 ये हम देख चुके हैं, है ना, यहाँ पे देखिए 136 मंथ्स के लिए, 1 डे के लिए भी है, बट 2 मंथ्स का नहीं है, तो बी विल बी द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेंचमार्क सजेस्टेड बाय आरबीआई फॉर ईबीएलआर। ठीक है, ईबीएलआर का बेंचमार्क पूछ लिया। एलएएफ रिवर्स रेपो रेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड पब्लिश्ड बाय एफबीआईएल, आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 मंथ से ट्रेजरी यील्ड पब्लिश्ड बाय एफबीआईएल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें
विच वन इज नॉट वन ऑफ द बेंचमार्क, ये पूछा गया है। तो ये तीनों तो बेंचमार्क है, रेपो रेट एट 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, हमारा ट्रेजरी बिल यील्ड, बट रिवर्स रेपो रेट नहीं है। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर कि जो एक बेंचमार्क नहीं है। ओके, ना मूविंग अहेड, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट फाइनेंशियल सेक्टर एंड वेरियस अदर एंटिटीज़ को चाहिए थी, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर आए एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने इन सबको सपोर्ट किया। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में, रेगुलेशन सुपरविजन में, फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट में यू विल सी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट यानी कि इंडिया में जो मनी है वो अवेलेबल हो सही मात्रा में, तो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड्स को प्रोवाइड किया गया, बिकॉज उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे 2 साल किसने म्यूचुअल फंड्स खास खरीदे नहीं, तो ये कंपनीज कहाँ जाएंगी, डूबेंगी, तो उनको लोन दिया गया कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत सस्टेन करो एंड आफ्टर दिस यू विल अर्न। तो 50,000 करोड़ रुपीस इसके लिए दिया गया। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान, जहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्वायर करके इकोनॉमी में मनी देने का काम जो है आरबीआई ने किया। सिमिलरली ऑपरेशन ट्विस्ट, जहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के लोन्स है उनको प्रमोट किया गया। TLTRO 2.0 इज द नेक्स्ट थिंग। तो LTRO हम देख चुके हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। रेपो जनरली 1 डे का होता है, बट TLTRO में यू विल सी कि ये टर्म रेपो है, दट टू लॉन्ग टर्म, तो 1 to 3 years का है एंड ये टारगेटेड है। ठीक है, टारगेटेड है, एक पर्टिकुलर टारगेट के साथ जो है किया जा रहा है। क्या टारगेट है, अगर बैंक्स ये लोन ले रहे हैं तो बैंक्स हैव टू इन्वेस्ट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मीन्स कंपनीज, एंटिटीज को, एंटिटीज या बॉन्ड्स इशू करते हैं, सो दैट बॉन्ड्स जो भी खरीद रहा है वो उस पर्टिकुलर एंटिटी को पैसे देगा एंड प्रॉफिट के साथ वो लौटाएंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड स्मॉल एंड मिड साइज NBFCs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशंस जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करना है। एटलीस्ट 50% जो है स्मॉल एंड मिड साइज्ड कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, साथ में हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए TLTRO 50,000 करोड़ रुपीस बैंक्स को दिया गया 3 years तक के लिए। अब रेगुलेशन एंड सुपरविजन में क्या चेंजेस किए गए, मॉरेटोरियम दिया गया कि जो भी लोन्स लिया एटलीस्ट 6 months का मॉरेटोरियम मिला था उस टाइम पे, कि आपको अभी पे करने की जरूरत नहीं, यू कैन पे लेटर ऑन। देन वेस एंड मीन्स एडवांसेस, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक जो है लोन लेते हैं, तो उसका लिमिट बढ़ाया गया 30 to 60%। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में स्टार्टअप्स, रिन्यूएबल, ये सब ऐड किया गया। फाइनेंशियल मार्केट में UPI, NEFT ये सब प्रमोट किया गया। ट्रेड बढ़ाया गया, एग्जिम बैंक की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया। ठीक है, few questions from here. Funds availed by banks under targeted long term, TLTRO 2.0 supposed to be invested in investment grade bonds, और कितना परसेंटेज उसका अमाउंट स्मॉल एंड मिड साइज्ड NBFCs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करना है। तो आंसर वाज 10, 50, 60 या 80, क्या था आंसर, 50%। जस्ट नाउ वी हैव सीन बी। ओके, TLTRO का टर्म क्या है, टेनोर कितना है, 1 3 year, 1 and 2 and 3 year, 1 and 3 year, 3 and 5, 2 and 5, तो 1 and 3 years, B is the right answer। we have seen ना 1 to 3 years। अब ये क्वेश्चन करते हैं, जून में पूछा हुआ है, रिलेटेड टू वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। तो यहाँ पर अगर हम देखें वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, इसके बारे में आगे तो डिस्कस नहीं किया था हमने, बट रिवर्स रेपो के बारे में डिस्कस किया था। तो इसका रेट जो है 3% के आसपास लेट से है, इट मे बी एनीथिंग बट 3% के आसपास लेट से। तो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो के थ्रू आरबीआई एक्चुअली अट्रैक्ट करना चाहता है बैंक्स को कि वो अपना एक्सेस मनी बैंक के पास पार्क करके चले जाएं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, एक्सेस लिक्विडिटी का अब्जॉर्ब करने के लिए जो नॉर्मल मार्केट रेट है रिवर्स रेपो का, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी वो अपना मनी आपके पास रखेंगे। तो जनरली वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो इज़ हायर इन कंपैरिजन टू द फिक्स्ड रेट। तो 3 है तो 3 से ज़्यादा 3.54% तक ये जो है इंटरेस्ट रेट होगा। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। आरबीआई इंटेंड्स टू अब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट इन ऑर्डर टू अवर्ट इन्फ्लेशन, रीबैलेंस लिक्विडिटी कंडीशंस। सही है, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स कैन पार्टिसिपेट, सही है। तो इसके लिए ऑक्शन होता है, जो भी जो है इससे ज़्यादा बट थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे एग्री करते हैं, तो उन जो भी ऑप्टिमम पे एग्री करते हैं, सो आरबीआई इज़ ओके विद दैट इंटरेस्ट रेट, तो इट विल लॉक इन एंड उनको जो है एलोकेट कर देते हैं कि हाँ योर मनी कैन बी टेकन बाय द आरबीआई। तो इस तरीके से ऑक्शन होता है। दिस वेरिएबल रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन फिक्स्ड रेट। ठीक है, एक्चुअली हमने अभी डिस्कस किया, इट हैज़ टू बी हायर देन फिक्स्ड रेट। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इट अलाउज आरबीआई टू रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड रिड्यूस इन्फ्लेशन रिस्क, तो ये भी सही है। तो 1 2 and 4, C will be the right answer here।
आंसर. नाउ मूविंग अहेड, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिस्कल पॉलिसी एंड फाइनेंस कमीशन. ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जो भी एक्टिविटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एबल टू डू दिस एक्टिविटीज सो दैट इकोनॉमी में मनी कम ज़्यादा किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी. वी हैव सीन, है ना, आरबीआई ने किया मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया फिस्कल पॉलिसी. व्हाट कैन गवर्नमेंट डू? स्पेंडिंग कर सकता है, टैक्स रेट्स वेरी कर सकता है. गवर्नमेंट डायरेक्टली 10 लाख रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए का स्पेंडिंग कर रहे हैं हम इन द इकोनॉमी. ओके, सो दिस इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट जो है टैक्सेस कम कर रहे हैं, हम लोगों के टैक्स ब्रैकेट्स जो है और उसमें टैक्सेस जो है वो कम कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा. प्रीवियसली 1000 रुपीज़ जो कमा रहे हो उसे 100 रुपीज़ टैक्स में देना पड़ रहा है, तो 900 इज अवेलेबल. बट नो, टैक्स कम कर रहे हैं, 50 रुपीज़ हो गया, तो 950 रुपीज़ उसके पास अवेलेबल है, वो ज़्यादा खर्च करेगा. तो दैट विल हेल्प इन ग्रोथ. तो इसे हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना, टैक्स कम करना. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एक्चुअली आप जो है डिक्रीज कर रहे हैं, टैक्स को बढ़ा रहे हैं, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी. ठीक है. अब ये फिस्कल पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होता था. फिस्कल डेफिसिट मीन्स गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना है बट इनकम जो गवर्नमेंट पा रही है वो बस इतना है. ठीक है, इनकम इज लेस. तो एक्सपेंडिचर ये वाला पार्ट क्या करेगा गवर्नमेंट? इट हैज़ टू बोरो फ्रॉम समवन, है ना. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द डेफिसिट. कमी क्या है? ठीक है, तो दिस डेफिसिट हैज़ टू बी ओवरकम. बट गवर्नमेंट कर ही नहीं रहा है कुछ इसको ओवरकम करने के लिए. काफ़ी सालों से ये डेफिसिट का परसेंटेज, जो ग्रोथ परसेंटेज है, 3% से काफ़ी ऊपर रह रहा है. तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो एक एक्ट लाया गया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट. तो इस एक्ट में कहा गया कि 2004 से एप्लीकेबल होगा. एंड ये एक्ट में फिस्कल डिसिप्लिन लाने से रिलेटेड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. डेफिसिट फाइनेंसिंग आरबीआई नहीं करेगा. अगर ऐसा डेफिसिट है तो पहले डायरेक्टली आरबीआई, चलो बेटा ये ले लो, 100 रुपीज़ चाहिए, तो आरबीआई विल प्रिंट द नोट एंड गिव द मनी. तो आरबीआई विल नॉट हेल्प हियर. बेस एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू खाली बोरोइंग की जा सकती है आरबीआई से, यानी कि लोन लिया जा सकता है गवर्नमेंट्स के द्वारा. आरबीआई विल नॉट हेल्प. ठीक है, और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से जो है आपका डेफिसिट को मैनेज आप कर रहे हो. पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना है थ्रू 4 स्टेटमेंट्स. मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, कि आपका पॉलिसी क्या होगा. मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कैसा होगा आपका. पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी. एंड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कि आप कैसे एक्सपेंडिचर करोगे उसका. अब टारगेट्स क्या है. रेवेन्यू डेफिसिट, यहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम होना चाहिए. तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या आ गया हम देखेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट है. एक है रेवेन्यू डेफिसिट. तो रेवेन्यू जो बजट है, देयर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स हैं. तो इनका, इनमें जो कमी पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसीट्स कम है, तो यू विल हैव रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है. तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी अराउंड 0%. ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या है वो भी हम आगे देखेंगे. फिजिकल डेफिसिट इज द टोटल डेफिसिट जो है. ठीक है, टोटल डेफिसिट अमाउंट जितना भी आ रहा है, तो 3% से कम होना चाहिए, बट जनरली इससे ज़्यादा होता है. राइट. तो ये एक्ट लाया गया कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट दिस इज ऑल्सो नॉट बीइंग फॉलोड एनीवे. ठीक है. What which among the following is correct with respect to fiscal policy? जून में पूछा हुआ क्वेश्चन. Pigou was the first economist to propose a theory that linked fiscal policy and economic performance. तो एक्चुअली पिगो नहीं, यहाँ पर जो है आंसर विल बी जॉन मेनार्ड कीन्स, JM कीन्स. हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 15 में, है ना. तो ही डिड अ वेरी गुड जॉब एज फार एज फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न. और फिजिकल पॉलिसी बेस्ड ऑन 2 फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो ये दोनों तो सही है, जस्ट नाउ वी हैव सीन, है ना. तो 2 ओनली, बी विल बी द राइट आंसर हियर. Okay, this is a homework question, FRBM Act related. Please read the question and try to answer this. Okay, so let us see who will give the right answer. थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज 8146207241 पर आप हमें बता सकते हैं, या hello@edutap.co.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू.